सलमान खान के बाद लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अचानक एक और ऐसा शख्स आ चुका है जिसे कुछ लोग सुपरस्टार मानते हैं, आमिर खान। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। जिस गैंग को एक लोकल गैंग समझने की गलती करते थे कि जो जेल से अपने सिंडिकेट को चलाती है, अचानक मुंबई पुलिस के पास एक ऐसी जानकारी आती है कि पूरे बॉलीवुड के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अज्जू बिश्नोई और उनके साथी टाइसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया और एक ऑडियो नोट के जरिए आमिर खान को खुली धमकी दी है। बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार मुद्दा कोई पुरानी दुश्मनी या फिर किसी हिरण का शिकार नहीं है। इस बार लॉरेंस गैंग की नाराजगी की जो वजह है वो है आमिर खान की तीसरी शादी। गैंग ने सीधे आमिर खान पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाया है और कहा कि इनकी सांसें जल्द ही दबा दी जाएंगी। अगर इस स्टोरी की डिटेल और इनसाइट्स आपको जाननी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा कि साबरमती जेल के अंदर बैठ करके एक कैदी सिर्फ एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने में मर्डर, धमकी या एक्सटॉर्शन को कैसे मैनेज करता है। क्या जेल के अंदर पुलिस सो रही होती है या फिर लॉरेंस गैंग के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, एलियन टेक्नोलॉजी, जिसको आज तक हमारी सरकारें सेंस नहीं कर पाई। इस राज का पर्दाफाश खुद अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट यानी कि DOJ की एक ऑफिशियल चार्जशीट ने कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस कभी भी जेल के अंदर नॉर्मल कॉल्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय वो इंटरनेशनल सैटेलाइट और हाई एंड VPN के जरिए सिग्नल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का नेटवर्क तैयार करता है। लेकिन जेल के अंदर तो मोबाइल जैमर्स लगे होते हैं, फिर नेटवर्क कैसे आता है? और यहाँ पर एंट्री होती है वॉइस ओवर IP और डब्बा कॉलिंग की। ये एक ऐसी पुरानी फुल प्रूफ तकनीक है जिसमें इंटरनेट के बिना भी सिम कार्ड के सिग्नल्स को बाईपास कर दिया जाता है। जब ये कॉल्स की जाती हैं तो हर 2 सेकंड के अंदर इंडिया, मैक्सिको, कनाडा, रोमानिया के बीच बदलती रहती है, जिससे साइबर सेल के लिए रियल लोकेशन को ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि DOJ ने अपनी चार्जशीट के अंदर साफ लिखा है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे गुजरात की इसी जेल से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल रहे थे। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर कोई इतना बड़ा डॉन नहीं बन सकता है। जेल के बाहर इस काले धंधे को चलाने के लिए लॉरेंस ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो किसी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी को टक्कर दे सकता है। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड मॉडल है। लॉरेंस से जो बिजनेस कंपनीज हैं उनको सीखना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि लॉरेंस खुद शूटर्स को फोन करके ऑर्डर देता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। बेसिकली इन्होंने 3 लेयर्स का एक कॉर्पोरेट मॉडल तैयार किया हुआ है जो इसे बाकी सभी पुरानी गैंग से अलग और बेहद खतरनाक बनाता है। और इस पिरामिड के अंदर सबसे ऊपर आती है लेयर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ बैठा है खुद लॉरेंस बिश्नोई जो सिर्फ एक कंपनी के CEO की तरह टॉप लेवल डिसीजंस लेता है। कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन टारगेट किया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस तय करता है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल के ऊपर कभी भी किसी से बात नहीं करता। इसके बाद आती है सबसे क्रूशियल लेयर 2, द ग्लोबल मैनेजर। इस लेयर के अंदर कनाडा और अमेरिका में बैठे उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर शामिल हैं, गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई। जेल से एक बार ऑर्डर मिलने के बाद विदेशों के अंदर बैठे ये मैनेजर्स कोडिंग की भाषा में इस पूरे ऑपरेशन को तैयार करते हैं, हथियारों का इंतजाम करते हैं और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का फंड ट्रांसफर करते हैं। और आखिर में आती है लेयर 3, फ्रेंचाइजीज एंड लोकल शूटर्स। इस लेयर में भारत के अलग अलग राज्यों में बैठे लोकल हैंडलर्स होते हैं जो सीधे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के जरिए भर्ती किए गए या भटके हुए शूटर्स को मैनेज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर लोकल लेवल के ऊपर कोई भी शूटर पकड़ा भी जाए तो उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ये लोकल शूटर कभी भी टॉप लेयर के ऊपर पहुंचता ही नहीं है और इस तरह से पूरा सिंडिकेट सेफ रहता है। लेकिन कहानी के अंदर एक सबसे बड़ा पेच है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने आमिर खान का नाम ही क्यों उछाला। क्या ये सिर्फ एक लव जिहाद का गुस्सा है या फिर इसके पीछे लॉरेंस सिंडिकेट की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी काम कर रही है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर के सलमान खान के केस को समझना होगा। लॉरेंस गैंग का हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए
हाइप क्रिएट करना। सलमान खान के साथ 1998 का काला हिरण शिकार मामला तो सिर्फ एक भावनात्मक मुखौटा था। असली खेल तब शुरू हुआ जब 2004 में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर खुलेआम फायरिंग की गई और बाद में बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। जब भी लॉरेंस गैंग का नाम मीडिया की हेडलाइंस से गायब होने लगता है या फिर थोड़ा नीचे आने लगता है, ये तुरंत किसी न किसी सेलिब्रिटी को अटैक करते हैं। लेकिन इस बार आमिर खान को टारगेट करने की मजबूरी इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। असल में पिछले कुछ समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर चारों तरफ से इंटरनेशनल शिकंजा कसा जा रहा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट, डीओजे और FBI ने भारत सरकार के साथ मिलकर इस गैंग के ग्लोबल नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू कर दिया है। FBI और कनाडा पुलिस के संयुक्त जांच के अंदर सामने आया कि गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई केवल भारत के अंदर धमकियां नहीं दे रहे थे। ये लोग अमेरिका कनाडा बॉर्डर के रास्ते रोमानिया, मैक्सिको और दुबई से बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहे थे। इस सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया। और जब भी किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है तो वो दो चीजें करते हैं। पहला, अपने नेटवर्क को दिखाते हैं कि वो अभी भी उतने ही ताकतवर है, और दूसरा, दुनिया का ध्यान असली कार्रवाई से भटकाते हैं। जैसे ही अमेरिका के अंदर इनके ड्रग्स के नेटवर्क पर चोट पड़ी, इन्होंने आमिर खान को धमकी दे दी ताकि सारा मीडिया अमेरिका की कार्रवाई को छोड़ करके बात करे आमिर खान को मिली धमकी के बारे में। लव जिहाद के ऊपर डिबेट्स चलती रहे और इनका एक्सटॉर्शन का बिजनेस चलता रहे। खैर, आमिर खान को मिली इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही अलर्ट मोड में आ चुके हैं। आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त पुलिस उस वायरल ऑडियो नोट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के IP एड्रेस को ट्रेस कर रही है जहां से इस धमकी को ओरिजिनेट किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को समझने के बाद ये जरूर लगता है कि आज बॉलीवुड और मुंबई इस खौफ के अंदर जीने को मजबूर है कि वही बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे नए चेहरों को खून के आंसू रुलाती है, लेकिन कोई है जो इन्हें भी खून के आंसू रुला रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हमारी सरकारें कभी जेल से चलने वाले इस इंटरनेशनल नेटवर्क रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए तोड़ पाएगी, या फिर पब्लिसिटी और रंगदारी का खूनी खेल इसी तरह से लगातार चलता रहेगा? और इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? आप आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों के हिसाब से ये जो धमकी मिली है ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, या फिर आप इसके उलट सोचते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर किसी भी तरह कार्रवाई होनी चाहिए, ये सिंडिकेट पकड़ा जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप लोगों को ये हमारा एनालिसिस और एडिटिंग टीम का काम पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।